मेरा लव कम अरेंज मैरिज होता है। ये मेरा जीवन का सबसे गलत डिसीजन था। घर में काम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो मेरे ससुराल वाले मेरे पति को बोलते थे और मेरे पति मुझे आके मारते थे। मेरी बेटी तब 2.5 साल की हो चुकी थी। मैं ये सोची कि मैं क्यों सहूं, मुझे क्यों सहना है। मैं प्रीति श्री परिड़ा ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आज पूरे 33 साल की हो चुकी हूँ। जन्म से लेकर पूरा 33 साल मेरे लिए संघर्षपूर्ण रहा। लोगों के जीवन में और भी बहुत सारे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी तो प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से थोड़ी कम प्रॉब्लम है। ये सोच लेकर मैं आज तक जीती आई हूँ। मैं, मेरे छोटा भाई, मेरे मम्मी पापा, हम 4 ही लोग हैं। एक गरीब फैमिली में मैं पैदा हुई। एक दिन ऐसा भी था, हमें खाने के लिए इमली और चावल ही मिलता था। हमारा एक कुटिया सा घर था जहाँ रात को बारिश के कारण बिस्तर के एक साइड में पानी टपकता था और दूसरी साइड में हम भाई बहन दोनों सोते थे। और मम्मी पापा रात भर बर्तन लेके बैठ जाते थे ताकि बारिश की पानी बिस्तर में ना गिर जाए और बिस्तर गीला ना हो जाए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे पढ़ाई में कोई परेशानियां नहीं आने दी, क्योंकि मैं अच्छी पढ़ती थी। हम गरीब थे, इसीलिए हर जगह मेरे साथ गरीबी का भेदभाव रहा, वो स्कूल में हो या रिलेटिव्स के कहीं पर भी। हम दोनों भाई बहन को नए कपड़े क्या है ये नहीं पता था, क्योंकि हमें तो रिलेटिव्स के पुराने कपड़ों में ही खुश रहना था। मेरी मम्मी ने घर चलाने के लिए गांव में ट्यूशन करना शुरू की। मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, कॉमर्स में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। 12 से लेकर मास्टर्स तक की पढ़ाई मैंने मेरे रिलेटिव्स के एक पुराने साइकिल लेकर 200-250 रुपये में ट्यूशन करके अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। 10 से लेकर मास्टर्स तक मेरा पूरा करियर हायर फर्स्ट क्लास रहा। इसी वजह से मेरी मम्मी पापा को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी, तो मैंने कॉम्पिटिटिव देना शुरू की। उसी बीच मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में बीबीए के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि मेरी खुद की अपनी गुजारा चल सके। मैंने लगातार एग्जाम्स, इंटरव्यूज देने लगी, लेकिन कहीं पर भी मेरे जॉब नहीं हुआ। उसी बीच 2017 में मेरा लव कम अरेंज मैरिज होता है। ये मेरा जीवन का सबसे गलत डिसीजन था। मेरे पापा इस शादी में खुश नहीं थे, फिर भी मेरे हाँ में हाँ भर के उन्होंने मेरी शादी करवाई। किसी लड़की की जीवन में सबसे सुंदर पल उसका विवाह ही होता है, पर मेरे लिए तो ये नर्क में जाने का समान था। शादी के नेक्स्ट डे से ही मुझे ये बोला गया कि तुम अपने मायके साल में एक बार जाओगे, वो भी एक दिन के लिए। तुम्हारे घर से यहाँ कोई बार बार नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो उसी दिन ही चला जाएगा। मेरे सास ने मुझे ये बोली कि तुम अपने माँ बाप से जब चाहे बातें नहीं कर सकते, मैं जब बोलूंगी तब बातें करना। घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे देवर ने मुझे ये बोला कि गायों का काम, खेती बाड़ी का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। आप लोग ही बताइए, एक लड़की 10th के बाद हॉस्टल में रह के पढ़ती थी और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी। उसकी शादी हो जाती है। शादी के नेक्स्ट डे से ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपा दिया जाता है। उससे उसकी 25 साल की उम्र में उससे 50 साल की उम्मीदें रखा जाता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने जाके अपने कमरे में रोने लगी। मेरे आंसू पोंछने वाला वहां पर कोई नहीं था। मैं कितने सारे सपने लेकर मेरे ससुराल गई थी, एक ही दिन में वो टूट जाता है। मेरे पति तो सिर्फ कहने को पति था, नाम का ही पति था। शादी से पहले वो ऐसा था कि मैं चांद क्या, अगर सूरज भी मांगू तो भी वो दे देता। लेकिन शादी के बाद ऐसा हो गया, मैं अगर प्यार भी मांगू तो वो अपने मम्मी को ही पूछ कर देता था। और ऐसा भी था, मैं अगर मंदिर जाने के लिए भी बोलूं तो भी वो अपने मम्मी से पूछते थे। मेरे सास मुझे ये बोलती थी कि मैं तो 30 साल से यहाँ शादी करके आई हूँ,
लेकिन मैं तो आज तक कभी मंदिर नहीं गई, तुम क्यों जाओगे? ये आईन कानून सिर्फ मेरे लिए ही था, घर के और 2 बहुओं के लिए नहीं था, क्योंकि मैं गरीब घर से आई। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, उनके 3 बेटे, मुझे मिला के 3 बहुएं थे। उन सब से ज्यादा पढ़ी लिखी मैं ही थी। शायद ज्यादा पढ़ना लिखना ही मेरे लिए ही पाप था। उनको तो कम पढ़े लिखे घर के लिए एक बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए था, जो कि मैं थी नहीं। घर में काम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो मेरे ससुराल वाले मेरे पति को बोलते थे और मेरे पति मुझे आके मारते थे और गंदी गंदी गालियां भी सुननी पड़ती थी। तो आप लोग ही बताइए, एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है, तो अपने पति को वहां पर सब कुछ मानकर ही जाती है। वहां पर तो मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। मैंने शादी के 2 महीने के अंदर 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। उनके घर वाले मुझे बचा लेते थे, ये सोच के कि कहीं अगर ये लड़की मर जाएगी तो हमें जेल ना हो जाए। मैंने अपनी मम्मी पापा को सारी बातें नहीं बता पाती थी। शादी से पहले मेरे पति को यूरेथ्रा में प्रॉब्लम था। शादी से पहले उनको 2 बार ऑपरेशन भी इसी वजह से हो चुका था। 2 बार का ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल नहीं था। इसी वजह से डॉक्टर ने उन्हें शादी करने से मना किया, क्योंकि उन्हें बच्चा होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मुझे ना बता के इतना बताया गया था कि मुझे यूरिनरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और कुछ साल पहले एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, अब सब ठीक है। तो मैं ये सोच ली कि चलो, बीमारी तो सबको होता है, ये बीमारी अगर उन्हें शादी के बाद होता तो क्या मैं उन्हें छोड़ देती? नहीं छोड़ती ना। यही सोच लेकर मेरे सच्चे प्यार के खातिर मैंने उनसे शादी की। शादी के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता है। फिर 2018 अक्टूबर को प्रभु जगन्नाथ जी के कृपा से मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। लेकिन मेरी ससुराल वालों को बेटी मंजूर नहीं था, मेरे पति को भी, उन लोगों को बेटी मंजूर नहीं था, उन्हें तो बेटा चाहिए था। प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने मैंने खाना खाने को लेकर तरस गई। खाने में ज्यादातर आलू ही मिलता था। खाना सही तरीके से ना मिलने के कारण मेरी बेटी की स्वास्थ्य आज भी नाजुक सी है। मैं ये सोची कि चलो, बच्चा होने के बाद तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वैसे ही मुझे सबके सामने मारा जाता था, गंदी गंदी गालियां दी जाती थी और मेरी छोटी सी बच्ची ने भी बहुत कुछ सहा। मेरी बेटी तब 2.5 साल की हो चुकी थी। मैं ये सोची कि मैं क्यों सहूं, मुझे क्यों सहना है, मैं किसके लिए सहूं? मेरे माँ बाप ने क्या ये सब सहने के लिए मुझे इतना कष्ट से पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया? मैं क्या ये सब सहने के लिए, इसी दिन के लिए क्या मैं जन्म हुई थी? तो मैंने रात को 11 बजे पापा को कॉल लगाई कि पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मेरे जैसे पापा दुनिया के हर एक लड़की को मिले, जैसे कि मेरी बेटी को नहीं मिली। तो पापा रात को 12 बजे मेरे ससुराल पहुंच गए। मैं कुछ सर्टिफिकेट के एक फाइल लेके खड़ी तैयार थी अपनी बेटी के साथ जाने के लिए। रात को 12:30 बजे वहां से निकल के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाए, क्योंकि उससे कई पहले बार बार मैं और मेरे पापा ने बहुत बार हमारे रिश्ते को सही करने के लिए कोशिश की, लेकिन इस बार पानी सर से ऊपर हो गया था। तो मैं यहाँ पर एक बात हर एक माँ बाप को कहना चाहूंगी, जब भी अपनी बेटी को विदा करना तो ये कहकर विदा करना कि बेटी, अगर तुझे तेरी ससुराल में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना तो यहाँ चली आना, ये तेरा घर है, मरने को मत सोचना, ये कह के विदा करना। क्योंकि लड़की के शादी के बाद उसका मायके तो पराया हो जाता है और पति को छोड़ने के बाद ससुराल तो अपना नहीं रहता। तो हर एक बेटी के, दुनिया के हर एक बेटी को अपने लिए अपने नाम में एक घर बनाना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मेरे मम्मी पापा ने छोटे से लेकर मेरे डाइवोर्स तक मेरा साथ दिया। एक लड़की जब तक ससुराल में नौकरानी बनकर रहती है, सबके लिए सोचती है, मार खाती रहती है,
तब तक वो पतिव्रता नारी कहलाती है। जब वो अपने लिए सोचती है, अपने बच्चों के लिए सोचती है और कुछ करने के लिए पाँव आगे रखती है, तब वो चरित्रहीना बन जाती है। मैंने मेरे ससुराल से आने के बाद भी मुझे बीच सड़क में 100 लोगों के बीच मेरा इज्जत उछाला गया, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया गया, मेरा करियर बर्बाद करना और मुझे मारने की धमकी भी दी गई। मैं जब मेरे ससुराल से आई थी, एक कपड़ा तो क्या, एक सूता भी लेकर नहीं आई थी वहां से। हम माँ बेटी ऐसे ही आए थे, एक सूता भी वहां से लेकर नहीं आई थी। मैं अपने दम पर मेरी बेटी को और मेरी बेटी का और मेरा हर खर्चा मैं पूरा कर रही। मेरे ससुराल से आने के बाद मैंने जॉब करना शुरू की, एक छोटा मोटा जॉब करना शुरू की, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते गई। कंपनी से निकालने के लिए, मेरे नौकरी से निकालने के लिए मेरे कंपनी के सीईओ तक भी मेरे पति ने अपील की कि मैं रास्ते पे आ जाऊं और उनके आगे गिड़गिड़ाऊं, ये उन्हें देखना था। जब ये प्लान भी उनका फेल हुआ, तब मुझे ये बोला गया कि कितना उड़ना है उड़ ले, तुझे तो मेरे पास ही आना है। पर मैं सड़क पर नहीं आई, मैं संभल गई। मैं किसी के आगे हाथ फैला के नहीं मांगी, मैं अपनी पाँव आगे रखी, मैं नीचे नहीं गिरी, मैं उड़ना सीख गई। और उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूब चैनल भी बनाई है मेरी बेटी के नाम पर, बेटी दिया के नाम पर, जो है दिया की दुनिया। और वहाँ पर लोगों का बहुत सारा सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है परिड़ा प्रीतिश्री, जहाँ पर मैं मीशो के एफिलिएट मार्केटिंग भी करती हूँ। और मेरी बेटी को मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी दे पा रही हूँ, जो कि उसके पापा तो उसे कभी भी नहीं दे सकते थे। मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मैं किसको बोलूँ? तो मैंने अपने दम पे खड़ा होना शुरू किया अपनी बेटी के लिए। उसको बहुत ही अच्छा ज़िंदगी मैं दे रही हूँ, उसको अच्छा स्कूल में पढ़ा रही हूँ, उसकी सारी खर्चे मैं ही सँभाल रही हूँ। क्या सच में एक नारी अबला-दुर्बला है, या नारी को अबला-दुर्बला हमारा समाज ही बना देता है? कहने के लिए हमारा समाज तो ये कहता है नारी को आगे बढ़ना है, नारी ये है, नारी वो है, नारी लक्ष्मी सरस्वती का रूप है, नारी शक्ति है, लेकिन सच में है क्या? मुझे तो नहीं लगता। कहीं पर नारी शोषित होती है तो कहीं पर पुरुष भी शोषित होता है। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, एक रोटी भी क्यों ना हो, वो खुद की कमाई की होनी चाहिए। इस पुरुष प्रधान समाज में हम औरतें पीछे रह जाते हैं। ये नहीं कि हम रह जाते हैं, हमें रखा दिया जाता है। तो उससे बाहर आके मेरी तरह आप बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने लिए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम सबको पीछे रखेंगे? हमको आगे बढ़ना है, हमारे लिए, खुद के लिए कुछ करना है, फिर अपने बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए सोचना है। नहीं कि शादी करके जाओ अपने पति के लिए और सास ससुर के लिए सोचो। हाँ, सास ससुर पति के लिए भी सोचना, अपने माँ बाप के लिए भी सोचना है। वो तो हमारे लिए अपनी जिंदगी दे दिए, 9 महीने हमें कोख में रख के पाले हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें ऐसे शोषित होकर समाज में नहीं रहना है। क्यों रहे हम? आज मैं भी एक औरत हूँ, जो कि इतनी सारी परेशानियां, और मुझे मरने तक भी वो दिन आ गए थे, मुझे मारने की भी बातें हो गया था। वहां से मैं उभर कर आई और अभी मेरी बेटी को मैं खुद संभाल रही हूँ अकेली इस दुनिया में। तो आप लोगों को ऐसे ही आगे आना है और खुद के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हमारे अंदर भी जिंदगी है, हमारे अंदर भी जीवन है। हम क्यों किसी के पैसों से बचेंगे? हम क्यों किसी के पैसों से खुशी मनाएंगे? हम खुद ही पैसा कमाएंगे। तो प्लीज आप लोग आगे आइए। घर में बैठ के किसी के ताने सुनना, किसी के मार खाने से अच्छा है खुद के लिए कुछ करे। आज 2 पैसा कमाएंगे तो कल वो 200 रुपया होगा, फिर कल 20,000 होगा, फिर कल 2 लाख हो सकता है। तो पहले आगे तो आइए, पाँव आगे तो रखिए। मैं जोस्टोक को धन्यवाद देना चाहती हूँ,
जो कि मुझे इस मंच पर आने को आमंत्रित किया और मुझे इस मंच पर आने को काबिल समझा। मैंने जस्ट 2 साल पहले यूट्यूब में देखा था और हर रोज़ उसका जितने सारे स्टोरीज़ होता है मैं उसको देखती हूँ और मुझे वहाँ से बहुत सारे इंस्पिरेशन भी मिला और मिलता रहता। तो मैं हर किसी को बोलूँगी जोश टॉक देखिए और इंस्पायर्ड होइए, खुद इंस्पायर्ड होइए और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए।